हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। पार्थ साइंस एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोज़ में, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने 12th साइंस महाराष्ट्र स्टेट सिलेबस का जो बायोलॉजी सब्जेक्ट का पहला लेसन है, पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, ये शुरू किया था। उस लेक्चर में हमने देखा था, हमने स्टडी किया था लोअर प्लांट्स क्या होते हैं, हायर प्लांट्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन ये कंसेप्ट क्या है, रिप्रोडक्शन के जो दो टाइप्स है, जो दो मेन टाइप्स है वो हमने देखे थे, सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देन द सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Asexual reproduction in the plants is also known as vegetative propagation. एंड सेकंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन द प्लांट्स, फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ वेरी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन इज डिजाइन. That organ is known as flower and we have already learned the structure of the flower in the last lecture, in the last video. याद है आप सबको, पिछले वाले लेक्चर में जो हमारा पीछे का लेक्चर था, पीछे का वीडियो था, उसमें हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर स्टडी किया था. आज हम देखने वाले हैं एंथर क्या है, एंथर का स्ट्रक्चर क्या है, एंथर का रोल क्या है पूरे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में. पहले तो ये जान लेते हैं, थोड़ा रिकैप करते हैं कि एंथर एक्चुअली कहां पे उसका लोकेशन होता है. इन द फ्लावर वी हैव स्टडीड टू टाइप्स ऑफ whorls, accessory whorls and necessary whorls. Accessory whorls are calyx and corolla. Necessary whorls are androecium and gynoecium. Accessory whorls जो है वो है कैलिक्स और करोला. नेसेसरी जो whorls है वो है एंड्रोशियम एंड गाइनोसियम. एंड्रोशियम इज आल्सो कॉल्ड एज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम and gynoecium is also called as female reproductive system. Androecium, the structure of androecium is generally known as stamen, while the structure of the gynoecium is generally known as carpial. तो अभी हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एंड्रोशियम का स्टडी करने वाले हैं. एंड्रोशियम में क्या आता है, एंड्रोशियम में जो पार्ट है उसको हम स्टैमेन बोलते हैं. स्टैमेन कंसिस्ट फिलामेंट एंड एंथर. स्टैमेन में क्या होता है, स्टैमेन में फिलामेंट होता है, स्टैमेन में एंथर होता है. स्टैमेन कंसिस्ट फिलामेंट एंड एंथर. इन ईच फ्लावर देयर आर डिफाइनाइट नंबर ऑफ स्टैमेन्स. नेचर ने हर फ्लावर में स्टैमेन कितने होने चाहिए, ओवरी कितनी होनी चाहिए, स्टिग्मा कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ स्टैमेन, नंबर ऑफ ओवरी, नंबर ऑफ स्टिग्मा हैव ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय नेचर. दैट्स व्हाई एंड्रोशियम कंसिस्ट डिफाइनाइट नंबर ऑफ स्टैमेन. किसी भी फ्लावर में जो स्टैमेन है उसका नंबर उस फ्लावर के, उस स्पीसीज के हिसाब से फिक्स होता है. ऐसा नहीं होगा कि रोजा सिनेंसिस का, जासवन जिसको हम बोलते हैं, उसका जो प्लांट है, एक प्लांट में अगर कोई फूल है, कोई फ्लावर है, तो उसमें 2 स्टैमेन हो गए, और दूसरा कोई 10 किलोमीटर पे कोई दूसरा प्लांट है रोजा सिनेंसिस का, उसमें जो फूल है, उसमें जो फ्लावर है, उसमें 10-12 स्टैमेन हो गया. ऐसा होगा नहीं. अगर रोजा सिनेंसिस है तो वर्ल्ड वाइड किधर भी जाने दो, उसमें डिफाइनाइट नंबर ऑफ स्टैमेन्स आर प्रेजेंट. वो जो नंबर है वो फिक्स रहता है. अलग अलग फ्लावर में अलग अलग उसका नंबर सेट किया हुआ है, वो फिक्स है. तो स्टैमेन एक्चुअली है क्या, स्टैमेन में स्टैमेन कंसिस्ट फिलामेंट एंड एंथर.
स्टैमेन में आता है फिलामेंट, स्टैमेन में आता है एंथर। पहले तो हम देखते हैं फिलामेंट। फिलामेंट गिव्स सपोर्ट टू द एंथर एंड अटैच एंथर टू द बेस ऑफ द फ्लावर। फिलामेंट का रोल क्या है? फिलामेंट यह क्या करता है? सपोर्ट करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किसको? एंथर को। और एंथर को किससे जोड़ता है? बेस ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का जो बेस है उससे वो कनेक्ट करता है एंथर को। इसलिए हम बोले कि फिलामेंट गिव्स बेस सपोर्ट टू द एंथर एंड कनेक्ट एंथर टू द बेस ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के बेस को कनेक्ट करता है। देन एंथर, अभी ठीक है चलो फिलामेंट का तो हो गया, हमको पता चल गया कि फिलामेंट का जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है। तो अभी हम आते हैं एंथर, क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो एंथर क्या है एक्चुअली? एंथर इज द फर्टाइल पार्ट ऑफ द स्टैमेन। ये जो स्टैमेन है जो फिलामेंट और एंथर का बना हुआ है, तो एंथर जो है उसमें एंथर इज द फर्टाइल पार्ट। फर्टाइल पार्ट मीन्स the part which is associated with the process of fertilization, the part which is associated with the process of reproduction। रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, उस प्रोसेस को, उस प्रोसेस में पार्टिसिपेशन करने वाला, उस प्रोसेस में जो पार्टिसिपेशन है वो एंथर देता है, इसलिए उसको बोलते हैं इट इज फर्टाइल पार्ट। फर्टाइल पार्ट ऑफ द स्टैमेन पार्टिसिपेशन देता है, यानी क्या करता है? इनसाइड द एंथर मेल गैमेटोफाइट डेवलप। जो मेल गैमेटोफाइट है जिसको हम पोलन ग्रेन बोलते हैं, उसका डेवलपमेंट एंथर के अंदर होता है। ये जो पोलन ग्रेन है, ये जो मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट हैविंग 2 मेल गैमेट्स। मेल गैमेटोफाइट में 2 मेल गैमेट्स होते हैं। मेल गैमेटोफाइट इज हैविंग 2 मेल गैमेट्स। पोलन ग्रेन इज नोन एज मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन को बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। तो चलो बच्चों, हमको अभी स्टडी करना है कि एंथर का स्ट्रक्चर क्या है। अब एंथर क्या है ये तो आपके ध्यान में आ गया है। एंथर क्या है ये आपके ध्यान में आ गया है। अभी हमको स्टडी करना है कि एंथर का स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है उसका। इस टॉपिक के ऊपर एचएससी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्केच एंड लेबल टीएस ऑफ एंथर 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए। उस समय उस क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या निकलनी है? डायग्राम निकलनी। ये डायग्राम वहां पे जरूरी है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर। जब एंथर का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया है, उस क्वेश्चन में हमको क्या जरूरी है कि उसका एक्सप्लेनेशन भी हमको वहां पे लिखना है। साथ ही साथ हमको ये जो एंथर की टीएस की जो फिगर है, टीएस ऑफ एंथर, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर, ये फिगर, ये डायग्राम भी वहां पे हमको स्केच करनी है। इस प्रकार से दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसीलिए आपकी जो तैयारी हो रही है, होने वाली है, वो हम अच्छे से 100% आपकी एचएससी बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयारी होगी। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं। इसीलिए आपको जो कंटेंट मिल रहा है दोस्तों, स्टूडेंट्स, आपको जो कंटेंट मिल रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आपको भी मालूम है, आपको पूरा कंटेंट मिल रहा है। कहीं पे हमने थोड़ा भी एक्सप्लेनेशन में कम ज़्यादा नहीं किया है। हम 100% उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको कैसे हो, इस लेवल पे हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। इसीलिए आपका भी काम है कि आपको भी ये जो वीडियोस है वो देखना है। पहले के जो वीडियोस है जहाँ पे मैंने सब
बेसिक्स जो है फ्लावर के वो डिस्कस किए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन किया है। वो अगर देखा नहीं है तो वो वीडियो भी आपको देखना है, आप जल्दी से जाके वो वीडियो देख लो। ये कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है, इसलिए आप शेयर करो, आपके दोस्तों को बताओ, दूसरे स्टूडेंट्स को बताओ, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर सब्सक्रिप्शन होगा तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। क्योंकि डे टू डे बेसिस पे हर रोज मैं इससे रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड जो अपना सिलेबस है वो हमको कंप्लीट करना है, तो उस हिसाब से डे टू डे बेसिस पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, मुझे मालूम है आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलो, अभी तक हम कहाँ थे, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एंड्रोशियम कंसिस्ट डिफाइनाइट नंबर ऑफ स्टैमन्स, स्टैमन्स कंसिस्ट फिलामेंट एंड एंथर, एंथर इज द फर्टाइल पार्ट ऑफ द स्टैमन। एंथर जो है वो फर्टाइल पार्ट है, तो एंथर इज डायथेकस। डायथेकस मीन्स, what is the meaning of the diathecus? Means it is two lobe structure. Two lobe means, if you observe the diagram carefully, then you find two structure in the diagram. This is the first structure. ये जो आधा पार्ट है एक स्ट्रक्चर हो गया, और ये जो आधा पार्ट है बचा हुआ, दीज स्ट्रक्चर्स, दीज पार्ट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों पार्ट एक दूसरे से सेपरेट हो गए। यहाँ पे 100% नहीं, स्टिल दे आर कनेक्टेड, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी है कि वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, छोटी सी जगह है जहां पे वो कनेक्ट करते। तो इसीलिए जो दो पार्ट तैयार हुए ना, इसको हम बोलेंगे पहला लोब और इसको बोलेंगे हम दूसरा लोब। दैट्स व्हाई द एंथर इज डायथेकस। डायथेकस मीन्स इट कंसिस्ट टू लोब्स। ईच लोब कंसिस्ट two pollen sac. Each lobe consists two pollen sac. Here, internal to the lobe means at the core of the lobe there are a chamber present. This is first chamber, this is second chamber. Means in a single lobe there are two chambers. In this lobe these two chambers. In this lobe these are two chambers. That's why these chambers are also called as pollen chamber. Or these chambers are also known as pollen sac, or these chambers are also known as sporangium. तीन शब्द आए हैं अलग अलग, pollen chamber, pollen sac, sporangium. That's why each lobe consists two pollen sac, and total 4 pollen sacs are present in the two lobes. दो lobes मिला के टोटल कितनी pollen sac हो गई? 4 pollen sac हो गई. That's why the anther is also called as tetrasporangiate. Tetrasporangiate means, tetra means 4 and sporangiate means sporangium. मैंने आपको अभी बताया, पोलन सैक को ही हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम बोलते हैं। पोलन सैक को ही हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे स्पोरेंजियम भी बोलते हैं, और टोटल 4 पोलन सैक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेट्रास्पोरेंजिएट। पोलन सैक इज आल्सो नोन एज पोलन चैम्बर। हियर अभी तो ये हो गया कि उसका स्ट्रक्चर कैसे है, बाहर से कैसे दिखेगा हमको। एंथर इज डायथेकस। Anther consists 2 lobes. That's why it is known as diathecus. Each lobe consists 2 sporangium or pollen sac. In this way, the structure of anther consists of 4 pollen sac. So anther is also called as tetrasporangiate. जब एंथर मैच्योर होता है, when the anther become mature, all the cells of the anther that are showing the homogeneity. But means when the anther undergoes in the developmental processes, developmental stages, जब एंथर डेवलप होने लगता है, यानी डे बाय डे जैसे ही एंथर में मैच्योरिटी आती जाएंगी, जब एंथर मैच्योर होते रहेगा तो द डिफ्रेंसिएशन, हेट्रोजेनिसिटी उसमें क्रिएट हो जाती है। अभी हेट्रोजेनिसिटी क्या है? क्योंकि
जो इमेच्योर एंथर है उसमें सभी जो सेल्स है वो एक जैसे नेचर की, सभी सेल्स क्या है, डिप्लॉयड नेचर की है, तो होमोजेनेसिटी हो गई। लेकिन हेट्रोजेनेसिटी यहां पे प्रोड्यूस होती है। हेट्रोजेनेसिटी मींस कुछ जो सेल्स है, यानी ज्यादातर सेल्स डिप्लॉयड है, लेकिन कुछ जो सेल है जो पोलन चेंबर के अंदर है वो सेल्स डिप्लॉयड सेल्स होने वाली है। इसको बोलते हैं हम हेट्रोजेनेसिटी। द डिफरेंशिएशन arises while the anther become mature. The differentiation arises in the pollen sac. पोलन सैक में डिफरेंशिएशन होने लगता है। ये जो बाहर वाली सेल्स है वो एज इट इज रहती है, डिप्लॉयड रहती है, लेकिन जो अंदर वाली सेल है, जो कोर की सेल्स है, उसमें डिफरेंशिएशन होने लगता है। अरेजेस इन द पोलन सैक व्हेन हाइपोडर्मल सेल, क्या होता है यहाँ पे जो हाइपोडर्मल सेल है, these cells are transformed into the archispiral cell. When the anther become immature, then all the cells of the anther is known as hypodermal cell. जब एंथर इमेच्योर होता है तो ये जो पूरी की पूरी सेल्स है, ये जो कोशिकाएं है, सेल्स को हम हिंदी में कोशिकाएं बोलते हैं। ये जो सभी की सभी कोशिकाएं है, ये जो सभी की सभी सेल्स है, ये सेल्स कैसी होती है, तो ये सेल्स होती है हाइपोडर्मल सेल, उसको हाइपोडर्मल सेल भी बोलते। लेकिन जब मैच्योरिटी अटेंड करने जाता है एंथर, जब एंथर मैच्योरिटी की ओर बढ़ता है, at that time the cells, the hypodermal cells which are present on the core of the lobe के कोर में जो hypodermal cell है, that gets differentiated and transformed into the archispiral cell. These hypodermal cell are transformed into the archispiral cell, and archispiral cell are divided into two types. archispiral cells को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। आर्चिस्पायरल जो कोशिका है वो दो टाइप में डिवाइड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट टाइप दैट इज आउटर पैराइटल सेल। देखो यहाँ पे ये जो आउटर पैराइटल यानी बाहर वाली, ये जो आउटर वाली जो सेल्स है उनको बोलते हैं ये आउटर पैराइटल सेल हो गए। एंड स्पोरोजीनियस सेल, ये जो अंदर वाली सेल है यहाँ पे पोलन सैक के अंदर, पोलन चेंबर के अंदर ये जो सेल है, इनको हम बोलते हैं ये जो है स्पोरोजीनियस सेल्स। Now sporogenous cells form sporogenous tissue. स्पोरोजिनस सेल क्या बनाती है, स्पोरोजिनस टिश्यू बनाती है, और ईच स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल टू गिव राइज माइक्रोस्पोर टेट्राइड। हियर माइक्रोस्पोर टेट्राइड इट इज नथिंग बट द इमेच्योर पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर टेट्राइड क्या है, इमेच्योर पोलन ग्रेन, यानी हियर ईच स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगोज इन द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राइड। तो ये जो है स्पोरोजिनस टिश्यू यहाँ की, ये पोलन ग्रेन, इमेच्योर पोलन ग्रेन तैयार कर सकती है। ये जो बाहर वाली सेल है, ये कोशिका, ये तो प्रोटेक्शन का काम करेगी, ये डिप्लॉयड नेचर की, ये खाली इसको पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट के लिए ये सपोर्टिव काम करेगी। लेकिन एक्चुअली पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट कौन से टिश्यू से होगा, तो वो है स्पोरोजिनियस टिश्यू। यहाँ पे जो टिश्यू है टैपेटम सेल्स के अंदर, तो वो टिश्यू क्या करेगी, पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट करेगी। ईच पैराइटल सेल अंडरगोज सेल डिवीजन टू फॉर्म एंथर वॉल लेयर। ईच पैराइटल सेल, अभी देखो हमने देखा कि इनर स्पोरोजिनियस सेल, इसका फंक्शन देखा क्या है कि वो माइक्रोस्पोर तैयार कर सकती है, स्पोरोजिनियस टिश्यू तैयार करते हैं, एंड स्पोरोजिनियस टिश्यू कैन कैपेबल टू गिव राइज टू द माइक्रोस्पोर टेट्राइड। माइक्रोस्पोर यानी क्या, माइक्रोस्पोर यानी मेल गैमेट। मेल गैमेट को होल्ड करने वाला स्ट्रक्चर, मेल गैमेटोफाइट, उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर यानी मेल गैमेट, और उसको होल्ड करने वाला स्ट्रक्चर जो है उसको हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन। क्योंकि जो मेल गैमेट्स है वो किसके अंदर डेवलप होते हैं, पोलन ग्रेन्स के अंदर डेवलप होते हैं। और ये जो हम पोलन टेट्राइड बोले हैं, ये पोलन टेट्राइड ही आगे जाके क्या बनने वाले हैं, पोलन ग्रेन बनने वाले हैं। तो हमने तो दूसरे टाइप की जो कोशिका है, इनर स्पोरोजिनियस सेल, इनका फंक्शन देख लिया। अभी आउटर पैराइटल सेल्स, क्योंकि ये जो हाइपोडर्मल सेल आर्चिस्पायरल सेल में डिवाइड हुई, और आर्चिस्पायरल सेल क्या है, दो टाइप की है, आउटर पैराइटल और इनर
स्पोरोजीनियस। अभी हमने इनर स्पोरोजीनियस क्या है वो देखा, लेकिन ये जो आउटर पैराइटल सेल्स है, आउटर पैराइटल सेल्स अंडरगो सेल डिवीजन। अभी देखो यहां पे कौन सा सेल डिवीजन होना है, कौन सा सेल डिवीजन होने वाला है, आइदर यहां पे माइटोसिस ही होगा, यहां पे मियोसिस नहीं होगा। ये जो बाहर वाली सेल्स है कोशिका, ये सभी डिप्लॉयड नेचर की है, इसीलिए डिप्लॉयड नेचर की सेल में हमेशा क्या होता है, माइटोसिस होता है। दैट्स व्हाई यहां पे माइटोसिस होने वाला है। सो ईच पैराइटल सेल अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन और माइटोसिस टू फॉर्म एंथर सेल वॉल। देखो यहां पे जो ब्लैक कलर में मैंने जो सेल्स दिखाई है, ये क्या है, ये एपिडर्मिस है और ये एंडोथेसियम है। दिस इज द वॉल ऑफ द एंथर, दिस लेयर फॉर्म्स द वॉल ऑफ द एंथर। ये सेल्स क्या करते हैं, एंथर की वॉल प्रोड्यूस करती है, और जो रिमेनिंग सेल है उसको हम मिडल लेयर की सेल बोलते हैं, वो भी सपोर्टिव सेल होती है। तो इस प्रकार से द वॉल ऑफ द मैच्योर एंथर, अभी देखो मैच्योर एंथर हैविंग मेड अप ऑफ 4 लेयर्स और इट कंसिस्ट 4 layers. The wall of the mature anther consist 4 layers. देखो मैच्योर एंथर की जो वॉल होती है ना, उसमें 4 लेयर्स होती है। पहला लेयर है उसको हम बोलते हैं इपिडर्मिस। इपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर which become formed from the outer parietal cells, from the mitosis of the outer parietal cell. outer parietal cells जो है उसमें जो माइटोसिस हुआ है, वो माइटोसिस से जो सेल्स प्रोड्यूस होती है वो क्या करती है, एपिडर्मिस फॉर्म करती है। द फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर, इट इज फंक्शनिंग एज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द एंथर। इट इज फंक्शनिंग एज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द एंथर। एंथर का वो प्रोटेक्टिव लेयर करके काम करता है। बिलो द एपिडर्मिस द सेकंड लेयर इज प्रेजेंट नोन एज एंडोथेसियम। एपिडर्मिस के नीचे जो दूसरा लेयर है, उस दूसरे लेयर को हम बोलते हैं एंडोथेसियम। अगेन इट इज सिंगल लेयर्ड, ये भी सिंगल लेयर होता है। द एपिडर्मिस इज आल्सो सिंगल लेयर स्ट्रक्चर एंड एंडोथेसियम इज आल्सो सिंगल लेयर स्ट्रक्चर। दैट्स व्हाई एंडोथेसियम इज सब इपिडर्मल लेयर, क्योंकि एंडोथेसियम का लेयर जो है वो इपिडर्मिस को क्या करता है कि इपिडर्मिस को सपोर्टिव होता है। सो इसको हम बोलते हैं सब इपिडर्मल लेयर। द लेयर ऑफ द एंडोथेसियम इज नोन एज सब इपिडर्मल लेयर। Now then, inner to the endothelium, middle layer is present, and this middle layer is 1, 2, 3 or it may be 4 layer. The cells of the middle layer become also arises from the outer parietal cells. मिडल लेयर की जो कोशिकाएं है, मिडल लेयर की जो सेल्स है, वो भी आउटर पैराइटल सेल्स से ही डेवलप होती है। और ये कितने लेयर हो सकते हैं, 1 लेयर में भी हो सकता है मिडल लेयर, 2 लेयर में भी हो सकता है, 3 लेयर में भी, और मैक्सिमम 4-5 लेयर में भी ये हो सकता है। इट डिपेंड्स। नाउ इनर टू द मिडल लेयर और बिलो द मिडल लेयर टैपेटम इज द प्रेजेंट। सो टैपेटम इज इनर मोस्ट लेयर of the anther. Tapetum is innermost layer. The cells of the tapetum, the tissues of the tapetum is also called as nutritive cells. So this layer is also called as nutritive layer. ये जो लेयर है इसको न्यूट्रिटिव लेयर भी बोलते हैं, क्योंकि टैपेटम की जो कोशिकाएं है, टैपेटम की जो सेल्स है, these cells are nutritive in nature. न्यूट्रिशन की यहाँ पे क्या जरूरत है, क्योंकि जब माइक्रोस्पोर टेट्रैड यानी पोलन टेट्रैड यानी जो छोटा पोलन ग्रेन है जो अभी डेवलप हुआ नहीं है पूरी तरह से, उसको डेवलप होने के लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी किससे मिलेगी, एनर्जी मिलेगी न्यूट्रिशन से। एनर्जी मिलती है बच्चों न्यूट्रिशन से। अगर क्या होगा यहाँ पे, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो यहाँ पे पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा ही नहीं, वो डेवलप ही नहीं हो गया आगे चल के, उसमें मेल गैमेट ही डेवलप नहीं हो गए, तो क्या फायदा। तो इसीलिए टैपेटम की जो सेल्स है, कोशिकाएं, उसमें वो न्यूट्रिटिव रहती है, वो न्यूट्रिशन देती है किसको, पोलन टेट्रैड को। जो छोटे पोलन होते हैं, अंडर डेवलप पोलन होते हैं, उनको न्यूट्रिशन मिलता है टैपेटम से। दैट्स व्हाई दीज सेल्स आर आल्सो नोन एज न्यूट्रिटिव सेल्स।
एंड द इनर मोस्ट लेयर इज न्यूट्रिटिव लेयर हैविंग स्पोरोजिनस टिश्यू। इसमें जो टिश्यू है उसको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू मींस माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ना, ये टिश्यू डिवाइड होगी और वो डिवाइड होने के बाद ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC, क्योंकि वो डिवाइड होके पोलन ग्रेन में डेवलप हो सकती है। वो डिवाइड होके पोलन ग्रेन के अंदर जो कुछ मेल गैमेट का प्रोडक्शन करना है, जो मेल गैमेट्स तैयार करने, वो मेल गैमेट्स तैयार करने के लिए ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ये पार्टिसिपेट करने वाली। इसीलिए टैपेटम की जो कोशिकाएं है, टैपेटम की जो सेल है, टिश्यूज है, उसको हम बोलते हैं दैट आर मेड अप फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल और इट इज आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, आपके ध्यान में आया होगा स्टूडेंट्स। देखो ये जो वॉल है, वॉल किससे बनती है? द वॉल ऑफ द एंथर इज मेड अप ऑफ आउटर पैराइटल सेल्स। आउटर पैराइटल सेल्स, आउटर पैराइटल सेल अंडरगोज माइटोसिस which is basically a type of cell division, and when the outer parietal cell undergoes mitosis, then they form the outer protective layer called as epidermis. Here the wall of the mature anther consists 4 layers. The first one epidermis, outermost protective layer, then endothecium, subepidermal layer, middle layer inner to the endothecium having 1 to 4 protective layers, then tapetum, innermost nutritive layer having sporogenous tissue. Sporogenous tissue are also called as microspore mother cell, MMC, that undergoes directly for the formation of pollen tetrad. अभी क्या होता है, आगे क्या होता है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी चलो यहाँ पे ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है, जब इस पोलन सैक में, जब इस पोरेंजियम में, जब इस पोलन चैम्बर में पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया, तो उस केस में क्या होगा? व्हेन द एंथर कंप्लीटली डेवलप, यानी पोलन ग्रेन डेवलप हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? एंथर डेवलप हो गए। व्हेन द एंथर बिकम कंप्लीटली डेवलप, द सेल्स ऑफ द मिडल लेयर डीजेनरेट। ये जो कोशिकाएं हैं मिडल लेयर की, ये डीजेनरेट हो जाती। जब ये कोशिकाएं डीजेनरेट हो जाएगी यहाँ पे, तो क्या होगा कि ये जो पोलन ग्रेन, ये जो पोलन चैम्बर है, ये पोलन चैम्बर और ये पोलन चैम्बर, ये एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे। 2 पोलन सैक ऑफ ईच लोब मर्ज टू ईच अदर एंड दे फॉर्म अ सिंगल पोलन चैम्बर। ये जो 2 पोलन चैम्बर है, क्योंकि मिडल लेयर की जो कोशिकाएं वो डीजेनरेट हो गई है, इसीलिए ये 2 चैम्बर जो है वो एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे। अभी चलो एक दूसरे में मर्ज हो गए, यहाँ पे एक चैम्बर बन गया, इन दोनों में से यहाँ पे भी एक चैम्बर बन जाएगा। तो आगे क्या, जब मैच्योर हो गए तो अभी उसको न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है, इसीलिए द ईच लोब बिकम ब्रेक इटसेल्फ। ये जो लोब है ये खुद से ही ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे भी ये जो लोब है, फर्स्ट लोब यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये जो लोब है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। व्हाई दिस ब्रेकिंग टेक्स प्लेस? बिकॉज टू रिलीज द पोलन इन द इकोसिस्टम। पोलन ग्रेन को वहीं पे रखना ही, पोलन ग्रेन को क्या करना है? रिलीज करना है इकोसिस्टम में, नेचर में। इसीलिए यहाँ पे ब्रेकिंग होता है। एंड द ब्रेकिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज द रीजन ऑफ डेस्कन्स। The region of dehiscence. The region of dehiscence become form at each lobe. दोनों भी लोब, यानी ये सिंगल लोब और ये सिंगल लोब, ये दोनों भी लोब के ऊपर dehiscence का रीजन प्रोड्यूस होता है। And the pollen grain become release. जो पोलन ग्रेन है वो ऐसे रिलीज होते, बहुत सारे प्लांट में वो क्या होते हैं? ईयर में रिलीज होते, कुछ प्लांट्स में वहां के यहाँ पे जस्ट डेस्कन्स के रीजन पे के पास आके बैठ जाते हैं, वहां पे स्टिक होते हैं, और कुछ प्लांट्स में वो यहाँ से बाहर निकल के ये सरफेस, एंथर का जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर क्या होते हैं? वो स्टिक करते। अभी डेस्कन का रीजन यहाँ पे होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है। तो उस हिसाब से ये जो पोलन ग्रेन है वो रिलीज होते हैं और अपने नेचर के हिसाब से स्प्रेड होते। बहुत दफा ये इसके सरफेस के ऊपर भी स्टिक होके रहते और फिर पॉलिनेशन के वक्त जो पॉलिनेटिंग एजेंट है उनके साथ वो दूसरे फ्लावर के ऊपर चले जाते। तो ये है इन पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट, ये है बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। आई थिंक आप सबको ध्यान में आया होगा।
अगर ध्यान में आए हैं तो जल्दी से कमेंट्स करो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। अगर ध्यान में नहीं आए तो फिर से देखो, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट 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 आपको ये देखना है उसको, तभी आपका जाके स्टडी पक्का होने वाला है। रिपीट देखो, आपको ध्यान में आएगा। और हम इसका एक और व्यू कर लेते हैं। हियर स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। Androecium consists, androecium is nothing but it is male reproductive system. Androecium is also called as stamen. Androecium consists definite number of the stamens. Stamen consist filament and anther. Here filament gives support to the anther and connect anther to the floral base. This is the function of filament. Then anther is the reproductive part or fertile part of the stamen. एंथर जो है वो स्टैमिन का फर्टाइल पार्ट है। मीन्स एंथर किस में पार्टिसिपेट करता है? एंथर must be participated in the process of fertilization. Then anther is diathecous. Diathecous means anther is having two lobe structure. एंथर जो है उसमें दो लोब्स होते हैं, दो लोब है, दो स्ट्रक्चर से, और कुल मिला के ईच लोब कंसिस्ट टू पोलन सैक. Pollen sacs are also known as pollen chamber. Means in two lobes there are 4 pollen chambers are present. That's why anther is tetrasporangiate. Anther is tetrasporangiate. The heterogeneity or the differentiation arises in the pollen sac when the hypodermal cells gets transformed into the archispiral cell. Archispiral cells are of two types, outer parietal cells and inner sporogenous cells. Inner sporogenous cells undergoes in the development of sporogenous tissue, and sporogenous tissues are capable for the formation of microspore tetrad. Microspore tetrad means small pollen grains, underdeveloped pollen grains. Now then the cells of the outer parietal layer undergoes mitosis, undergoes cell division and form the outermost layer, that is epidermis, and in this way anther consists 4 layers of the cell. इस प्रकार से आउटर पैराइटल सेल की जो कोशिकाएं हैं उनमें सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन होने के बाद वो क्या करते हैं, अलग अलग लेयर्स का फॉर्मेशन करते हैं. इसलिए एंथर में जो लेयर्स है वो 4 प्रकार के लेयर है. द फर्स्ट लेयर, द आउटरमोस्ट लेयर, दैट इज एपिडर्मिस. एपिडर्मिस इज आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर. आउटरमोस्ट लेयर है, उसका फंक्शन है प्रोटेक्शन करना. बिलो द एपिडर्मिस एंडोथेसियम इज प्रेजेंट एंड एंडोथेसियम इज सब एपिडर्मल लेयर. एंडोथेसियम एपिडर्मिस को सपोर्ट भी करता है एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज सब एपिडर्मल लेयर, एंड इट इज आल्सो वर्किंग एज अ प्रोटेक्टिव लेयर. प्रोटेक्शन भी करता है. फिर मिडल लेयर, देन मिडल लेयर इनर बिलो द एंडोथेसियम देयर आर 1 2 3 और 4 लेयर्स आर प्रेजेंट एंड दैट लेयर्स ऑफ द सेल आर नोन एज मिडल लेयर. ये जो एंडोथेसियम के नीचे एक भी लेयर हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं दोस्तों. तो ये जो 4 लेयर से 5 लेयर से उनको सबको मिला के कंबाइनली बोलते हैं मिडल लेयर. एंड मिडल लेयर्स दे आर आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सपोर्टिव रोल, प्रोटेक्टिव रोल टू द टैपेटम. ये क्या करता है, मिडल लेयर प्रोटेक्शन देता है किसको, पोलन टेट्रेड को. पोलन टेट्रेड का जो स्ट्रक्चर है जो टैपेटम के अंदर है, पोलन चेंबर के अंदर है, उसको वो क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है. तो देन द इनरमोस्ट लेयर दैट इज टैपेटम. टैपेटम कंसिस्ट न्यूट्रिटिव सेल्स. That's why this innermost layer is also called as nutritive layer, having sporogenous tissue. Sporogenous tissue are made up of or they are also called as microspore mother cell. This layer is very important layer because it consists nutritive tissues. जो इमैच्योर पोलन ग्रेन से, जिसको हम पोलन टेट्रेड बोलते हैं, उसको मैच्योर होने के लिए, डेवलप होने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए. दिस न्यूट्रिशन बिकम प्रोवाइडेड बाय द टैपेटम. ये जो न्यूट्रिशन है ये टैपेटम प्रोवाइड करता है. इसीलिए ये जो पोलन टेट्रेड है इसमें टैपेटम दे आर आल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रिटिव सेल्स, और द सेल्स ऑफ द टैपेटम आर न्यूट्रिटिव सेल्स. These cells are also basically the functioning for
डेवलपमेंट ऑफ द पोलन टेट्राइड। ये जो सेल्स है टैपेटम की सेल्स, उसमें स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, और स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में ही आगे मियोसिस होता है, और मियोसिस होने के बाद यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। चलो यहां तक तो हमने देख लिया। अभी क्या होगा आगे कि जब ये एंथर, व्हेन द एंथर गेट्स मैच्योर्ड, देन व्हाट हैपेंस, द सेल्स ऑफ द मिडल लेयर बिकम डीजेनरेट। मिडल लेयर की ये जो सेल है यहाँ पे ये डीजेनरेट हो जाएगी। देन आफ्टर द डीजेनरेशन ऑफ द मिडल लेयर सेल्स, देन दीज 2 चेंबर्स मर्ज टू ईच अदर। ये जो 2 चेंबर ये मर्ज हो जाएंगे। सेम इन दिस लोब द मिडल लेयर सेल्स बिकम डीजेनरेट एंड बोथ द चेंबर्स बिकम मर्ज। When the chambers become merged, then it indicates that the anther become mature. When the chambers become merged, then for releasing the anther, each lobe become break. Each lobe having breaking sides on its surface. Surface के ऊपर से ये जो लोब है वो ब्रेक होता है, and the breaking point is known as region of dehiscence. From the region of dehiscence and dehiscence it become form on each lobe, and from this region the mature pollen grains are released in the ecosystem for the process of fertilization. Mature pollen grains that holds the male gametes which become released in the ecosystem for holding for the purpose of the fertilization. ये था स्टूडेंट्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। हमने डिटेल में स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, आपको ध्यान में आया ही होगा 101%। नहीं आया है आप फिर से ये सब लेक्चर देखो, अच्छे से ध्यान में लो, आप डिसाइड करो कि आपकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी कितनी है। एक कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको एक बार में ध्यान में आ जाता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको 4 बार सुनने के बाद ध्यान में आता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको 10 बार सुनने के बाद ध्यान में आता है। इसलिए आप डिसाइड करो आपकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी कितनी है, आपको समय देना पड़ेगा। आप समय दो, बार बार सुनो, बार बार स्टडी करो, आपके ध्यान में इजीली रह जाएगा ये सब कुछ। इस प्रकार से आपको प्रिपेयर करना है। आप प्रिपरेशन करो। चैनल पे नए हो तो पुराने जो वीडियो है, पुराने जो लेक्चर है इस चैप्टर के वो देखो, और फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। ये सेम जो वीडियो है ये मैं मराठी, जिन विद्यार्थियों की मातृभाषा मराठी है उन विद्यार्थियों के लिए मेरा जो एक्सप्लेनेशन होता है वो मराठी में होता है। सेम टॉपिक के ऊपर एक अलग से लेक्चर होता है, अलग से वीडियो होता है, वो मराठी में होता है। अगर आप मराठी भाषिक है तो मराठी के वीडियो देखो, हिंदी के देखोगे तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप हिंदी भाषिक है और अगर आपको कहीं पे मराठी का वीडियो भी दिख जाता है तो आपको लगता है देखना है तो देखो, लेकिन आपके लिए मैं हिंदी में बना रहा हूँ। आपकी जो संख्या है वो कम है, महाराष्ट्र बोर्ड में हिंदी भाषिक स्टूडेंट की संख्या कम है, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ। तो इस हिसाब से जो मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स है वो मराठी में देख सकते हैं, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स है वो हिंदी में देख सकते हैं। अगर हम इतना प्रयास कर रहे हैं तो आपको भी स्टडी करना चाहिए, आपको भी बार बार देखना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। चलो आगे वाला टॉपिक हमारा होने वाला है डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, मीन्स उसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी बोलते हैं। एंड इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट वी हैव we will discuss the structure of the pollen grain। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या है उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आने वाले वीडियो में, आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू।